हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं धर्मेंद्र जोशी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और बहुत बहुत स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। धर्मेंद्र जी, आपसे समझना चाह रहे हैं, अभी हमने मुख्यमंत्री को भी सुना, जयराम ठाकुर को, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि रिवाज बदलेगा। आपको क्या लग रहा है, हिमाचल प्रदेश का इस बार का चुनाव क्या राज बदलने वाला है या रिवाज बदलने वाला है? देखिए, वोटिंग शुरू हो चुकी है और ओपीएस एक, जैसे आपने बताया कि वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो काफी हद तक तय करते हैं कि किसकी सरकार आएगी, किसकी नहीं आएगी। तो बीजेपी इस बात पे रही है कि दोनों सरकारें जो केंद्र और राज्य में है, उन्होंने जो विकास करा है उसको लेकर जनता के बीच गई है और उनको इस बात की उम्मीद है कि इस बार रिवाज बदलेगा। लेकिन कांग्रेस ने जो वादे किए हैं, एक ओपीएस का एक 1500 रुपए महिलाओं को देने का, ये वादे लेकर वो जनता में थी, आप भी कोशिश कर रही है। तो सभी के अपने अपने दावे हैं। अब जनता जल्दी तय करेगी कि अभी रिवाज बदलेगा या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का थोड़ा सा जो हाथ है वो ऊपर लग रहा है इन चुनावों में, क्योंकि लोग जो है ओपीएस से एक बहुत बड़े मुद्दे को लेके जी टटोल के सामने आई है बात। धर्मेंद्र जी, एक दूसरा बड़ा फैक्टर जो है वो बागियों का है। ऐसा नहीं कि केवल बीजेपी ही बागियों का सामना कर रही है। अगर 19 बागी बीजेपी के हैं तो 10 बागी कांग्रेस पार्टी के भी हैं, तो दोनों ही पार्टियों को दिक्कत है बागियों से। जी बिल्कुल, बागी जो है दोनों पार्टियों में है। काफी कोशिश भी करी गई इनको मनाने के लिए, इसके बावजूद बागी इलेक्शंस में अपने अपना जिनको टिकट के इच्छुक थे, वो जिनको नहीं मिली, तो वो भी मैदान में है। और इवन आप देखिए कि जो एक मंत्री थे उनको टिकट नहीं मिली, उनके बेटों को, ठाकुर को, महेंद्र सिंह ठाकुर को इस पर टिकट नहीं मिली, तो उनकी बहन भी जो है राजीव ठाकुर की, वो भी बागी के तौर पर मैदान में आ गई थी। हालांकि बाद में उनको मना लिया गया। तो कुल मिलाकर बागी जो है वो बिल्कुल खेल बिगाड़ने का दम रखते हैं, थोड़ा बहुत जो नुकसान पहुंचा सकते जी, नुकसान पहुंचा सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा बागियों का मुश्किल यहाँ पर अखिलेश जी इसलिए भी बीजेपी के लिए ज्यादा थोड़ी पैदा हो रही है, क्योंकि हमने खुद देखा था, वो वीडियो भी काफी वायरल हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री ने परमार जी को फोन किया था और फतेहपुर से आखिरकार वो निर्दलीय मैदान में उतर रहे हैं। और बागियों का यहाँ पर धर्मेंद्र जी ये कहना है कि वो नड्डा जी से नाराज है, तो कहीं ना कहीं एक नड्डा जी की भी साख यहाँ पर दांव पे लग रही है, खुद उनका गृह राज्य है ये। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की साथ तो है ही है दाव पर जगत प्रकाश नड्डा, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका गृह जिला है। इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, उनका भी कहीं ना कहीं इन तीनों भाजपा के नेताओं की दाव जो है वो लगी हुई है। और दूसरी तरफ जो प्रतिभा सिंह है, कांग्रेस की प्रधान है, वो जो 10 गारंटियां जो दी थी, जिनमें ओपीएस और 1500 रुपए हर महिला को देने का वादा तो है ही है। इसके अलावा जो दिवंगत मुख्यमंत्री हैं वीरभद्र सिंह, उनके नाम पे भी सहानुभूति के वोट बटोरने का कांग्रेस प्रयास कर रही है। धर्मेंद्र जी, आम आदमी पार्टी भी इस बार वहां पर हाथ आजमा रही है। हालांकि जयराम रमेश, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एनडीटीवी से कहा कि आम आदमी पार्टी तो हिमाचल प्रदेश का चुनाव मैदान छोड़ करके भाग गई है, लेकिन उनके उम्मीदवार खड़े हैं वहां पर। चुनाव प्रचार भी कुछ हद तक किया गया है। कितना प्रभाव आप देखते हैं आम आदमी पार्टी का इस विधानसभा चुनाव में? देखिए, पंजाब में चुनावों में अप्रत्याशित जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने हिमाचल की तरफ रुख किया था, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा उसका प्रभाव यहाँ कम हो गया। शुरू में लग रहा था कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी दोनों को टक्कर देगी, लेकिन अभी अपनी उपस्थिति तो दर्ज करा पाएगी, इस बात की संभावना कम है कि वो कुछ ज्यादा सीटें ले पाएगी। मेरे ख्याल से एक आध सीट भी अगर आम आदमी पार्टी ले जाती है इन चुनावों में, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी सांत्वना की बात होगी। उसे चुनाव नहीं लड़ पा रही, जिस जोशों से पंजाब में जीत के बाद एकदम से उसने प्रचार अपना यहां शुरू कर दिया था। जी धर्मेंद्र जी, यहाँ पर हमने जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष, उनकी बात की। यहाँ पर हम कांग्रेस के अध्यक्ष जो हालिया बने हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, हालांकि बहुत एंड में जाके वो रैली उन्होंने हिमाचल में की। क्या लगता है, एक उनके लिए भी परीक्षा की घड़ी होगी, क्योंकि 24 साल बाद है कोई गैर गांधी जो है वो अध्यक्ष बना है और उनके नेतृत्व में एक तरीके से चुनाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहला ये राज्य होगा जो मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद हो रहा है। जी बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद पहला राज्य है जहां चुनाव हो रहे हैं।
हालांकि अगर मुख्य तौर पर देखा जाए तो कमान यहाँ प्रचार की प्रियंका गांधी ने ही संभाले रखी। प्रियंका गांधी ने कई रैलियां जो संबोधित करी हैं। जिस दिन चुनाव घोषित हुए थे उस दिन उनकी सोलन में रैली थी, उसके बाद भी उन्होंने कई रैलियां करी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी बाद में आए हैं। तो खड़गे को हालांकि गांधी परिवार से बाहर के हैं, लेकिन माना जाता है कि गांधी परिवार का ही उन पे हाथ रहा है। कुल मिलाकर कांग्रेस की साख इसलिए भी है कि पीछे जो कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे वो कांग्रेस कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। तो हिमाचल में क्योंकि ऐसा रिवाज भी रहा है कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस रिवाज को बदलने की बात कर रही है, तो लेकिन बिल्कुल इन सभी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। और प्रतिभा सिंह जो है वीरभद्र की पत्नी, जो जिनका पीछे कुछ समय पहले देहांत हो गया था, वो उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। वीरभद्र परिवार की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। उनके बेटे जो है विक्रमादित्य सिंह शिमला रूरल से दूसरी बार किस्मत आजमा रहे हैं। तो धर्मेंद्र जी, केवल ऐसा नहीं कि एक परिवार और भी जिसकी प्रतिष्ठा दांव पर है, वो अनुराग ठाकुर का, प्रेम कुमार धूमल का, और हमारे सहयोगी वेदांत अग्रवाल हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेदांत, आपसे यही समझना चाहेंगे कि इस बार प्रेम कुमार धूमल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। 75 वर्ष से अधिक उम्र उनकी है, इसलिए उन्हें टिकट नहीं दिया गया। हालांकि उन्होंने खुद ही चुनाव लड़ने से इनकार किया था, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि धूमल को चुनाव लड़ना चाहिए था, और उनका नाम लेकर के कुछ लोग चुनाव मैदान में उतरे भी हैं। दूसरी ओर अनुराग ठाकुर, उनके बेटे जो कि केंद्र में मंत्री हैं, वो भी धुआंधार चुनाव प्रचार करते हुए हिमाचल प्रदेश में नजर आए थे। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ हमीरपुर में एक सर्द सुबह है, लेकिन जो राजनीतिक माहौल है वो गरमाया हुआ है। और जैसा कि आपने सही कहा कि कई लोग अभी भी धूमल जी को अपना लीडर मानते हैं। उनमें से एक यहाँ के इनफैक्ट जो बीजेपी बागी हैं, जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं इस बार, नरेश धार जी, वो भी उनमें से एक है। उन्होंने कहा कि हम धूमल जी को ही अपना नेता मानते हैं और उनके ही नेतृत्व में हम बीजेपी में काम करना चाहते थे। तो वो जिन लोगों की आप बात करें उनमें से एक वो बीजेपी बागी भी हैं जो यहाँ इनफैक्ट हमीरपुर से लड़ रहे हैं। हम आपसे यहाँ हमीरपुर से आ रहे हैं आपके पास, और यहाँ पे मतदाताओं की भीड़ शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर याद रखिएगा कि हिमाचल की एक जो सबसे यूनिक बात है वो ये है कि महिलाओं की जो संख्या है वो हमेशा पुरुष मतदाताओं से ज़्यादा होती है। तो आइए समझते हैं उनसे कि उनके क्या मसले हैं, क्या मद्देनज़र रख के वो आज यहाँ पर वोट करने आए हैं। मैं अपना नाम बताइए। अच्छा चलिए, थोड़े से लखनऊ और लोगों से बात करते हैं यहाँ पर। आप अपना नाम बताइए। मैम, बात करना चाहेंगी? आप क्या मद्देनजर, क्या मुद्दों को देखकर आप आज वोट करना है? महिलाओं के, हिमाचल की महिलाओं के क्या मुद्दे हैं? अच्छा चलिए, तो यहाँ पर लेकिन हम देख सकते हैं कि महिलाओं की बड़ी संख्या में लोग वोट करने आए हैं और लोगों से समझते हैं उनके क्या मुद्दे हैं। सर आप अपना नाम बताइए। अजय कुमार जी। आज आप यहाँ पर अपना वोट डालने आए हैं, क्या चीज़ जहन में रख के वोट डालेंगे? क्या मुद्दे हैं हिमाचल के इस चुनाव में? सब हमारा मुद्दा अगर डेवलपमेंट को देख के सोचें, या जो कोरोना काल रहा है उसमें गवर्नमेंट ने कैसे रिएक्ट किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो हमारे लिए तो विशेष वही है। बाकी छोटे मोटे मुद्दे हैं वो जनता के हाथ में है, जो डिसीजन करेगी तो आगे वो सॉल्व हो जाएंगे। जी आप नाम बताइए। सर संजय कुमार। आप ये बताइए कि आपके लिए प्रदेश के जो मुद्दे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है कि राष्ट्र हित के मुद्दे, जैसे कई पार्टियां उस बेसिस पर भी अपना चुनाव प्रचार करी, तो आपके लिए प्रदेश के मुद्दे ज़्यादा ज़रूरी है, राष्ट्र हित ज़्यादा ज़रूरी है? हमारे लिए दोनों मुद्दे ज़रूरी हैं, स्टेट मुद्दे भी, नेशनल मुद्दे भी। तो आज क्या मुद्दे जहन में रखकर आप अपना वोट डालेंगे? गवर्नमेंट दोनों अच्छी, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट जी सेंटर के साथ मिलके। जी हाँ जी। आप नाम बताइए। सर मेरा नाम राजेश। जी आज जब एक हिमाचल के तमाम लोग मतदाता यहाँ पर अपना वोट डालने आए हैं, तो क्या प्राथमिकताएं होती है? क्या आप कैंडिडेट देखकर वोट डालते हैं, मैनिफेस्टो देखकर वोट डालते हैं, या फिर चेहरे देखकर वोट डालते हैं? नहीं, डेवलपमेंट को देख के जो है वो वोट डालते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो है काफ़ी डेवलपमेंट की है, तो उसको देख के जो है सभी लोग जो है वोट डाल रहे हैं। जी तो यहाँ ये मतदाता जैसा कि हमको बता रहे हैं कि कई अपने उनके मुद्दे हैं, लेकिन याद रखिएगा कि हमीरपुर ना सिर्फ राजनीतिक तौर पर बहुत सिग्निफिकेंट एक डिस्ट्रिक्ट है, बट मुद्दों के तौर पर भी बहुत सिग्निफिकेंट है। हमीरपुर को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भारी तादाद में लोग आर्मी में भर्ती होते हैं। तो अग्निपथ का जो मुद्दा है, अग्निपथ स्कीम का मुद्दा, वो हमीरपुर में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि ना सिर्फ बीजेपी रेबल, बल्कि यहाँ से एक कांग्रेस के बागी भी
एज इंडिपेंडेंट कंटेस्ट कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट भी यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक कड़ी टक्कर का मुकाबला यहाँ हमीरपुर में रहेगा और ये पॉलिटिकली इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा, अनुराग ठाकुर हमीरपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी से सांसद हैं, धूमल जी यहाँ से सुजानपुर जो हमीरपुर के अंदर आता है उससे एमएलए रह चुके हैं। तो पॉलिटिकली भी सिग्निफिकेंट है और मुद्दों के तौर पे भी बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि सारे मुद्दे हमें, कई महिलाओं ने इनफैक्ट ये भी बताया कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो उनकी सबसे बड़ी मांग है और कई अलग अलग कुछ लोगों का ये कहना है कि राष्ट्रहित जो है वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। एक मतदाता ने यहाँ पर डबल इंजन की भी बात करी। तो तमाम मुद्दे हैं, लेकिन ये किस तरीके से जो है मतदाता यहाँ पर अपना वोट कास्ट करते हैं और किस तरीके से तमाम पार्टियों के लिए कैसा साबित होता है वो देखने वाली बात रहेगी। जी वेदांत, बहुत बहुत शुक्रिया ये लोगों से बातचीत कराने के लिए कि क्या कुछ जहन में चल रहा है इस वक्त मतदाताओं के। धर्मेंद्र जोशी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अखिलेश जी, यहाँ पर मैं आपसे ये भी समझना चाह रही थी, अनुराग ठाकुर का आपने भी जिक्र किया, जिस तरह से पूरा ये चुनावी कैंपेन रहा, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर एक तरह से यहाँ पर वोट मांगे जा रहे हैं, क्या लगता है? और अनुराग ठाकुर ने भी प्रचार किया, कुछ एक रैली में हमने उनको भावुक होते हुए भी देखा। क्या होम स्टेट पॉलिटिक्स में वापसी की कोई गुंजाइश अनुराग ठाकुर की लग रही है? देखिए, फिलहाल तो बीजेपी ने यही कहा है कि जयराम ठाकुर जो हैं वही बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। अगर पार्टी जीतती है तो उन्हें ही दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन राजनीति में आप कभी भी कुछ रूल आउट नहीं कर सकते हैं और जिस तरह की हिमाचल प्रदेश की राजनीति है वहां पर कभी भी कुछ हो सकता है। अगर आप पिछले चुनाव की बात करें जया, तो प्रेम कुमार धूमल बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे। बीजेपी की सरकार बन गई लेकिन दुर्भाग्यवश वो खुद ही अपना चुनाव हार गए। तो ये राजनीति, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश में ये देखने की बात होगी। लेकिन अनुराग ठाकुर ने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो अपनी पूरी जी जान से यहाँ पर जुटे रहे। लेकिन एक सवाल जरूर पार्टी के भीतर आया कि क्या अपने समर्थकों को वो संख्या में टिकट दिलवा पाया जिसकी कि वो उम्मीद कर रहे थे। और जैसा कि वेदांत हमारे सहयोगी बता रहे थे कि वहां पर जहां वो हैं वहीं पर एक बागी है बीजेपी के लड़ रहे जो कि प्रेम कुमार धूमल के समर्थक माने जाते हैं। तो ऐसे में ये जो समीकरण है बीजेपी के अंदरूनी, ये भी काफी हद तक चुनाव परिणाम पर असर डालेंगे। बिल्कुल। धर्मेंद्र जी, यहाँ आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं कि यहाँ लोगों ने जो कहा कि स्थानीय जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो तो उनके लिए महत्वपूर्ण है ही, राष्ट्रीय मुद्दे भी है। मैं यहाँ पर देख रही थी कि जो तमाम अहम चुनावी वादे किए गए हैं पार्टियों की तरफ से, इसमें बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है। क्या लगता है हिमाचल जैसे राज्य में ये कारगर साबित हो सकता है? देखिए, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनकी बात करने से पहले मैं, क्योंकि आपने बीच में अनुराग ठाकुर और उनके पिता प्रेम कुमार धूमल की बात करी, तो मैं बताना चाहता हूं कि अनुराग ठाकुर जो है वो सुजानपुर हल्के में, जो हिमाचल में हमीरपुर जिले में आता है, उनके गृह जिले में, वहां भावुक हो गए थे क्योंकि वही वह सीट है यहाँ से पिछली बार प्रेम कुमार धूमल, जिनको पिछली बार मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बनाया गया था, मुख्यमंत्री का एक चेहरा बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो सुजानपुर में उनको उनकी हार हुई थी। तो इस बार वहां अनुराग ठाकुर ने भावुक होकर लोगों को ये कहा कि पिछली हार का बदला लेना है, चाहे धूमल इस बार चुनाव में नहीं है, लेकिन जिन्होंने हराया था राजिंदर राणा, उनको हराने के लिए उन्होंने भावुकता से अपील करी थी। हाँ, जहां तक राष्ट्रीय मुद्दे हैं, बिल्कुल राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें तो विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच गई है। जैसे अटल टनल का रिकॉर्ड समय में बनाना, जो बड़ी रणनीतिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन को जाते हुए जो चीन बॉर्डर है वहां के लिए, और लाहौल स्पीति के लोगों को जोड़ना, एक ये है। दूसरा, एम्स जो है बिलासपुर में, एम्स का उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही इसका शिलान्यास किया था और उन्होंने ही इसका जो है उद्घाटन करा पीछे। और इस तरह के और भी विकास के मुद्दे हैं। ऊना में जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो चलाई। तो इन विकास के मुद्दों को लेके भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच गई थी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना था कि जो विकास हुआ वो तो हुआ, जो नहीं हो पाया, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे थे, उसके लिए दोबारा उनको मतदान किया जाए। तो राष्ट्रीय मुद्दे, 370 का मुद्दा भी उठा, राम मंदिर, हालांकि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसका सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था, उसका भी श्रेय कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने, जो भव्य राम मंदिर बन रहा है वहां, उसका भी चुनाव के दौरान श्रेय लेने का प्रयास करा। और अभी क्योंकि ये धारा 370 हट गई और अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, इसके अलावा भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक मुद्दा है जिसको उन्होंने कहा कि अगर ये आती है, यहाँ सरकार आती है और बाद में केंद्र में भी आती है भारतीय जनता पार्टी सरकार, तो कॉमन सिविल कोड पे भी भारतीय जनता पार्टी निर्णय कर सकती है।
ये सभी मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे भी इस चुनावों के दौरान क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ छाए रहे। जी धर्मेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम लगातार पल पल की जानकारी हिमाचल प्रदेश की देते रहेंगे। वहां पर मतदान शुरू हो गया है, शाम 5 बजे तक ये मतदान चलेगा और सवाल यही है कि रिवाज बदलेगा या फिर राज बरकरार रहेगा। वक्त एक ब्रेक का। तो हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटों के लिए इस वक्त मतदान जारी है। सुबह 8 बजे इसकी शुरुआत हुई है, शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से खास बातचीत की और बातचीत के दौरान उन्होंने जनता से लोकतंत्र के लिए वोट करने की अपील की। सुनते हैं। हम इस वक्त सिराज विधानसभा में हैं और हम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गांव, उनके घर तांडी में मौजूद हैं। मतदान शुरू हो गया है। सर, बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट आपके लिए और आपने पहले ही दिन नारा दिया था इस बार रिवाज बदलेंगे। क्या तैयारियां हैं और क्या कुछ कैसा रहा कैंपेन और क्या उम्मीदें हैं आज? मैं इस बात को कह सकता हूं कि अब की बार बहुत बेहतर ढंग से कैंपेन चला, शांतिपूर्ण तरीके से चला और इस बात को भी मैं देखा कि अब की बार को इस तरह के जो हर चुनाव में हम देखते थे आरोप प्रत्यारोप इस कदर लगते थे कि बहुत माहौल खराब होता था उसके कारण, और अब की बार वो चीज़ देखने को नहीं मिली क्योंकि गवर्नमेंट के अगेंस्ट उनके मतलब हमारे खिलाफ कुछ बोलने के लिए था नहीं उनके पास, और ऐसे में कैंपेन चली और बेहतर ढंग से चली, कंक्लूड हुई और आज वोटिंग है और मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छी वोटिंग होगी, अच्छा वोट पड़ेगा और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार फिर से बनेगी। आपकी सारी रैलियों में, मीटिंग्स में आप कहते रहे डबल इंजन की सरकार, वो कैंपेन का सबसे प्रमुख मुद्दा रहा। उधर कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम और रोजगार की बात करती रही। देखिए, कांग्रेस के पास सही मायने में मुद्दा नहीं है। ओल्ड पेंशन एक ऐसा उनने एक शुरुआत की उनने जो जिस मुद्दे की, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस मुद्दे को लेकर के उनको सबसे पहले कर्मचारियों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये बंद उन्होंने ही की है, उनकी ही कृपा हुई है जिन्होंने ओल्ड पेंशन को बंद किया, और आज इसकी शुरुआत करने की बात कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि वो सारा उचित नहीं है कि जिस तरह से वो सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने काफ़ी बात भी की है। रेबल्स फैक्टर हैं आपके लिए बहुत बड़ा फैक्टर हमने कवर किया है। नुकसान तो होता ही है रेबल्स के। रेबल फैक्टर निश्चित रूप से थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन अब की बार मैं देख रहा हूँ कि इम्पैक्ट नहीं उसका। कारण उसका यह है कि कैंपेन फोकस थी, डबल इंजन की सरकार, फिर से भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी जी, और सारी चीजें जिस प्रकार से आगे बढ़ी हैं तो उस तरफ ध्यान लोगों का गया नहीं। अंततः तो आज जब वोटिंग वाले दिन भी मैं देखूंगा। आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश में मतदान हो रहा है, क्या अपील करना चाहेंगे प्रदेश के वासियों से? मैं प्रदेश के वासियों से यही अपील करना चाहूंगा कि आज मतदान हो रहा है, मतदान में हिस्सा जरूर लें, लोकतंत्र को मजबूत करें, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को। उन्हें उम्मीद है कि उनकी वापसी होगी। हमारे साथ धर्मेंद्र जोशी वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं, अधीर रोहल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है अधीर जी। आपसे ही समझना चाहेंगे अधीर जी, अभी हम सुन रहे थे मुख्यमंत्री को ओपीएस को लेकर वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है उसको माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने ही हिमाचल प्रदेश में ओपीएस को हटा करके एनपीएस को इंट्रोड्यूस किया था। तो एक तरह से कांग्रेस के ऊपर आक्रामक हैं वो इस मुद्दे को लेकर, लेकिन ये जवाब नहीं दे रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो ओपीएस वापस लाएंगे एनपीएस को हटाकर या नहीं। जी नमस्कार। और जो सारी चीजें हैं, अब मतदान शुरू हो चुका है इस समय पर, और ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे हमें पता है कि एक बहुत बड़ा इशू हिमाचल में बन चुका है इस दफा, और ये इशू है और इसके बाद बाकी जो इश्यूज रहे हैं हिमाचल में वो सारे इस बार इशू। अच्छी बात है कि हिमाचल का चुनाव इस बार मुद्दों पर लड़ा जा रहा है और वो मुद्दे जो है चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो और सारी चीजें रही हैं, तो उन मुद्दों को लेकर अब जो भी चीजें होनी है, शाम 5 बजे तक चुनाव होगा और वो सारी चीजें, हिमाचल का वोटर है वो अपना दिमाग मानसिक तौर पर बना चुका है। जी यहाँ पे अधीर जी, यहाँ पर आपने बताया बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर हम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का एक सर्वे हुआ था जिसमें जो नेशनल एवरेज मानी जाए 7.6 है बेरोजगारी की, लेकिन हिमाचल में कहीं ज्यादा है। सितंबर अक्टूबर की बात करें तो सितंबर में 9.2 और 8.6 अक्टूबर में। तो क्या लगता है, बेरोजगारी है, ओपीएस है, ये तमाम मुद्दे
जो स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय मुद्दों के बनस्पत उस पर हावी नजर आएंगे, क्योंकि हिमाचल का जो वोटर है वो काफी मुखर है बनस्पत हम उत्तर के राज्यों में देखते हैं, जो कि थोड़ा अपने अंदर रखता है अपनी राय। जया जी, बिल्कुल जैसा आपने सही कहा कि हिमाचल का जो इस टाइम सीएमआई का डाटा है वो क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि हमारे जो इस टाइम बेरोजगारी है हिमाचल में वो 9.25 के आसपास है, जबकि जो नेशनल हमारा रेशो है उसे 7.17 या 7.6 यस सब एग्जैक्टली। और उसके बाद जो सारी चीजें हैं हिमाचल में, और हिमाचल का वोटर्स, एक तो अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर एजुकेशन लेवल और जो सोशल लाइफ इंडेक्स है हमारे, उसमें हिमाचल काफी अच्छी बेहतर स्थिति में है। केरल के बाद सबसे ज्यादा एजुकेशन जो हमारा लिटरेसी है वो है। और पॉलिटिकली जया जी, जैसे आपने कहा कि हर चीज में यहाँ का वोटर पहले कुछ नहीं बोलता लेकिन वोकल है, वो हर चीज और पॉलिटिकल इश्यूज पे वो हर बात अपनी क्लियर अपना माइंड सेट रखता है और मेंटली वो प्रिपेयर रहता है। और उसके जो इंडिकेशंस थे वो एक साल पहले जो बाय इलेक्शंस हुए हिमाचल में, और जो मतलब एक हिमाचल में पहली बार ऐसा हुआ कि रूलिंग गवर्नमेंट होते हुए 3 जो हमारे असेंबली सेगमेंट्स थे वो हार गए और एक हमारा जो लोकसभा था वो हार गए। और उससे पीछे भी मैं चलना चाहूंगा, उससे पीछे 6 महीने पहले पिछले साल अप्रैल में भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल में 4 नए नगर निगम बनाए, तो उन 4 नगर निगमों में से भी 2 में भी भारतीय जनता पार्टी को हार फेस करनी पड़ी। तो ये सारी चीजें इंडिकेट पहले से लेकर कर रही है कि हिमाचल का जो वोटर्स है वो अपना माइंडसेट बना चुका है और इश्यूज इस बार जो है वो क्लियर बने हैं हिमाचल में। धर्मेंद्र जी, आपसे एक सवाल था, जो बात जयराम ठाकुर कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश का चुनाव इस बार जो माहौल रहा बिल्कुल साफ सुथरा रहा। अमूमन देखने में ये आता है कि जब भी चुनाव होते हैं तो कई तरह के कीचड़ उछाले जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, स्टिंग ऑपरेशन होते हैं, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के चुनाव में इस बार इस तरह कोई बात देखने में नहीं आई। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, हिमाचल वैसे भी एक शांतिप्रिय राज्य है, तो यहाँ आमतौर पर चुनाव जो है वैचारिक मुद्दों पे ज्यादा लड़े जाते हैं। इस तरीके की छींटाकशी जहाँ बहुत ज्यादा कोई हिंसा या कुछ दूसरी ऐसी बातें नहीं होती, तो बिल्कुल उनका कहना बिल्कुल ठीक है कि ज्यादातर यहाँ जितने भी चुनाव हुए हैं पीछे भी आप देखेंगे तो शांतिपूर्ण ढंग से ही होते हैं। कोई ऐसा कुछ देखने में नहीं आता जैसे कहीं दूसरे राज्यों में आता है। अच्छा, एक मैं यहाँ आपने अभी पहले रोहल जी से सवाल पूछा था ओपीएस का, इस बारे में मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जो ओपीएस है ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पे आरोप लगाती रही इसको हटाने का। जहां जयराम ठाकुर जी ने अभी आपने इंटरव्यू दिखाई उसमें वो कांग्रेस को कह रहे थे, क्योंकि उस समय जब ये ओल्ड पेंशन स्कीम हटाई गई थी तब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी, वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे, लेकिन केंद्र में सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की। तो इसलिए दोनों ही पार्टियां जो मुख्य पार्टियां हैं यहाँ की, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ओल्ड पेंशन स्कीम हटाने के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराती रही हैं। तो क्योंकि ये चुनावी मुद्दा है तो इसलिए ये एनडीटीवी के दर्शकों के लिए मैं चाहता था कि ये स्पष्ट हो जाए कि भी दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराती रही हैं। हालांकि वादा जो है इसको रिस्टोर करने का कांग्रेस ने किया है, बीजेपी इस पे चुप्पी साधे हुए है। और यहां तक वो जी जया जी जी आप अपनी बात कंप्लीट करें। जी बिल्कुल, अभी मुद्दों वाली बात चल रही थी तो और एक अपना साफ सुथरे ढंग से प्रचार वाली बात चल रही थी, तो बिल्कुल यहाँ लोग रोहाल जी ने भी बताया कि पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, विचारों पे अपनी बात रखते हैं, ना कि एक दूसरे पर कुछ ज्यादा छींटाकशी होती है। यही इस हिमाचल में लोकतंत्र की एक अनूठी मिसाल देखने को मिलती है। दूसरे राज्य भी इससे सबक ले सकते हैं। बिल्कुल, दूसरे राज्यों को भी कहीं ना कहीं सबक लेना चाहिए। साफ सुथरे अंदाज में यहाँ के वोटर भी अपनी बात को रखते हैं और प्रचार भी जो हमने देखा वो तमाम और राज्यों में हमने प्रचार देखा, जिस तरीके से छींटाकशी होती है वो यहाँ देखने को नहीं मिली। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धर्मेंद्र जोशी आपका और अधीर रोहल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अखिलेश जी। जी धन्यवाद।